मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी, मैं देख रहा हूं स्वामीनाथन जी के परिवार के भी सभी जन यहां मौजूद है, उनको भी प्रणाम करता हूं। सभी साइंटिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। मैं आप सभी को स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली। करीब 20 साल हुए जब मैं तमिलनाडु में उनके रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर पर गया था। साल 2017 में मुझे उनकी लिखी किताब द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर उसको रिलीज करने का मौका मिला था। साल 2018 में जब वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर का उद्घाटन हुआ तो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला। उनसे हुई हर मुलाकात मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी। उन्होंने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार
हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन मानते थे कि क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन की चुनौती का हल उन्हीं फसलों में छुपा है जिन्हें हमने भुला दिया है। ड्राउट टॉलरेंस और सॉल्ट टॉलरेंस पर उनका फोकस था। उन्होंने मिलेट्स, श्री अन्न पर उस समय काम किया जब मिलेट्स को कोई पूछता नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। और जैसा उनका व्यक्तित्व था, अपने आइडियाज को वो जमीन पर उतारने में माहिर थे। अपने रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने नई खोजों का लाभ किसानों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। हमारे छोटे किसान, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी, इन सबको उनके प्रयासों से बहुत लाभ हुआ है। साथियों, आज मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत को सम्मान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस शुरू हुआ है। ये इंटरनेशनल अवार्ड विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने
फूड सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा काम किया है। फूड एंड पीस, भोजन और शांति का रिश्ता जितना दार्शनिक है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम, प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। अर्थात हमें अन्न की, अनाज की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राण अर्थात जीवन अन्न ही है। इसलिए साथियों, अगर अन्न का संकट पैदा होता है तो जीवन का संकट पैदा होता है, और जब हजारों लाखों लोग के जीवन का संकट बढ़ता है तो वैश्विक अशांति भी स्वाभाविक है। इसलिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस बहुत ही अहम है। मैं यह पहला अवार्ड पाने वाले नाइजीरिया के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्रोफेसर आडेनले, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से
दूर किया गया है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है।
हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। साथियों, पिछले साल जब मैं 11 अगस्त को यहां पूसा कैंपस में आया था तो कहा था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लैब से लैंड तक पहुंचाने के लिए प्रयास बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि मई जून के महीने में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। पहली बार देश के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की करीब 2200 टीमों ने भाग लिया। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इतना ही नहीं, करीब करीब 1.25 करोड़ जागृत किसानों के साथ सीधा संवाद किया। हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। साथियों, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है। छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावर करना है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.